आइए देखते हैं आगे। ठीक है, सिंधु नदी तंत्र में बस 3 नदी और बची थी। सिंधु नदी तंत्र के अंतर्गत आपके ऊपर वाली नदी होती है सिंधु नदी, नीचे आती है फिर झेलम, फिर चिनाब, और चिनाब के बाद फिर रावी, और फिर ब्यास, और फिर सतलज। ये 3 नदियां और बची हुई थी। प्रैक्टिस भी करते रहेंगे और जो है सिलेबस को भी आगे बढ़ाते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए रावी के बारे में जानते हैं। रावी आपकी कौन सी नदी, कैसी, कहाँ से निकली है, और इसके बाद में ये आपका सारा कंप्लीट हो जाएगा। कौन सा? सिंधु नदी तंत्र। तो रावी का नाम है आपका, प्राचीन नाम है इसका परुसुड़ी। याद रखेंगे, इतिहास का क्वेश्चन भी बन जाता है ये। परुसुड़ी इसका प्राचीन नाम है। ठीक है, इसका उद्गम मतलब ये कहां से निकली है, इसका उद्गम आपका, इसका उद्गम कुल्लू पहाड़ी से रोहतांग दर्रे के पास। ठीक है, रोहतांग दर्रा आप लोग जान रहे होंगे कहां पे है। रोहतांग दर्रा आपका हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, रोहतांग पास आपका हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत आता है, और हिमाचल प्रदेश में ही आपकी ये रावी नदी वहीं से ही निकलती है। ठीक है, पंचनद में सबसे छोटी नदी है। पंचनद का मतलब झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, इन सब में से सबसे छोटी नदी कौन सी है? यही आपकी रावी। ठीक है, और ये आगे चल के ये देख रहे हैं आप, ये है आपकी रावी। रावी का जो है उद्गम आपका कहां से हुआ है? ब्यास या रावी का उद्गम आपका कुल्लू पहाड़ी से हुआ है, रोहतांग दर्रे के पास, और ये आगे चल के यहाँ पे पाकिस्तान में ये पंचनद से मिल जाती है, यानी सिंधु की मेन शाखा से मिल जाती है, और उस वहां पे जहाँ पे मिलती है उसे बोलते हैं सराय सिंधु के पास इसका मिलन होता है। ठीक है, यहाँ पे आके मिल जाती है। इसके बाद सेकंड नंबर का आपकी जो नदी है वो है ब्यास। ब्यास का प्राचीन नाम है आपका विपाशा। ब्यास का प्राचीन नाम है विपाशा। ये दोनों नदियां आसपास से ही निकली हैं। देख रहे हैं आप, रोहतांग दर्रे के पास ये भी नदी निकली, रोहतांग दर्रे के कुल्लू पहाड़ी से भी नदी, कुल्लू पहाड़ी के रोहतांग दर्रे से वो भी नदी निकली, और कुल्लू पहाड़ी के रोहतांग दर्रे से ये भी नदी निकली। ठीक है, ये नदी निकली कहाँ से एक्चुअल में? ये नदी निकली है ब्यास कुंड से। ठीक है, ब्यास कुंड से ये नदी निकलती है। ब्यास कुंड से निकलने के पश्चात ये आपकी पाकिस्तान में न जाकर के ये पहले ही आपको कहाँ मिल जाती है? सतलज में मिल जाती है। तो अभी कभी ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत की ऐसी सिंधु नदी तंत्र की ऐसी कौन सी नदी है जो पाकिस्तान में झेलम सिंधु से ना मिलकर के पहले ही किसी नदी से मिल जाती है? ठीक है, तो वो आपकी ब्यास नदी है, और ब्यास आपकी कहाँ मिल जाती है? पंजाब के कपूरथला में। ठीक है, ये है पंजाब का कपूरथला। ब्यास यहाँ से निकली और सतलज में आके मिल गई। जहां पे ये मिलती है आके, इसको ये पंजाब का कपूरथला है, और यहीं पे एक हरिके बैराज बनाया गया है। ठीक है, हरिके बैराज। हरिके बैराज क्यों बनाया गया है? इन दोनों नदियों के पानी को जोड़ करके एक बहुत बड़े जल का जो है भंडार बना करके एक नहर निकाली गई, और वो नहर के माध्यम से कुछ राजस्थान के सूखा प्रभावित क्षेत्रों को सिंचित किया गया है। किसके द्वारा? इसी ब्यास और सतलज नदियों के जल के द्वारा। ठीक है, राजस्थान के बहुत सारे लगभग 5 से 6 जिले हैं। राजस्थान के आप कह सकते हो कि जैसलमेर तक ये नहर पूरी गई है, और ये नहर आपकी भारत के नहीं पूरे विश्व की सबसे लंबी नहर है। लगभग ये मान के चलिए 462 किलोमीटर के आसपास ये नहर है। ठीक है, ये नहर की लंबाई है, ये पूरे विश्व की सबसे लंबी नहर मानी जाती है। और ये आपका राजस्थान में आके कई सारे क्षेत्रों को ये सिंचित कर देती है, हरा भरा कर देती है। ठीक है, तो ये आपका ब्यास नदी हो गई। ब्यास के बाद आपका सतलज। सतलज आपकी कौन सी नदी है? सतलज आपकी हिमालयी नदी है। देखिए, सतलज आपका कहां से निकली है? सतलज आपका हिमालय से निकली है। कहां से? मानसरोवर झील के पास। मानसरोवर झील के पास राकसताल झील से, मानसरोवर के पास से निकलती है कौन सी नदी? सिंधु नदी। मानसरोवर के थोड़ा सा आगे आप आएंगे तो वहां पर राकसताल झील है, और राकसताल झील से कौन सी नदी निकलती है? सतलुज नदी। इसको सतलुज भी बोलते हैं। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है? 1050 किलोमीटर। ये आपका भारत में कहां से प्रवेश करती है? तो हिमाचल प्रदेश में सिपकीला दर्रा के पास से ये भारत में एंट्री लेती है। हिमाचल प्रदेश सिपकीला दर्रे के पास। ठीक है, सिपकीला दर्रे के पास स्पीति एक मुख्य इसकी सहायक नदी है। स्पीति इसकी एक मुख्य सहायक नदी है। स्पीति भी आपकी यहीं से हिमालय क्षेत्र से ही निकलती है, हिमालय क्षेत्र से ही निकलती है। ठीक है, ये हिमालय के तीनों भागों को काटती है।
हिमालय के तीन भागों मतलब ऊपर का बृहद हिमालय, उसके नीचे लघु हिमालय, सबसे नीचे शिवालिक, ये तीनों भागों को ये काटती हुई चली जाती है। बृहद, लघु और शिवालिक तीनों भागों को ये काटती है। अगला क्वेश्चन, भाखड़ा नांगल हल्के बैराज, ये आपकी दोनों परियोजनाएं आपकी इसी नदी में स्थित है। भाखड़ा नांगल आपका यहीं पे, एक भाखड़ा आपका पंजाब में हो जाता है, सॉरी भाखड़ा आपका हिमाचल प्रदेश में और नांगल आपका अलग अलग परियोजनाएं हैं, ठीक है। भाखड़ा आपका कहाँ पे हो जाता है, ये आपका हिमाचल प्रदेश में एचएम में, इसके बाद में नांगल आपका पंजाब में, ठीक है। भाखड़ा नांगल और हल्के बैराज दोनों की दोनों जो है इसी नदी में परियोजनाएं स्थित हैं। इसके बाद में यहाँ से भारत तिब्बत का मार्ग भी जाता है। भारत तिब्बत का मार्ग यानी व्यास नदी के जो सतलज नदी की घाटी है, उस सतलज घाटी से भारत और तिब्बत के लिए एक मार्ग भी जाता है। यहाँ से आपकी सारी नदियां कंप्लीट हो गई किसकी, सिंधु तंत्र की। अब इसके बाद में आगे चल के ये देखते हैं कि इसकी सारी एक क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग परियोजनाएं पढ़ेंगे तो परियोजनाओं में क्या है कि अलग अलग परियोजनाएं पढ़ेंगे, पूरे एक साथ पढ़ेंगे तो भूल जाएंगे। तो क्या करते हैं, जितनी भी हमने 5 नदियां 6 नदियां पढ़ी हैं, इनकी परियोजनाएं भी एक साथ पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद में आगे चल के फिर गंगा नदी स्टार्ट करते हैं। प्रत्येक नदी तंत्र का हम लोग परियोजनाएं साथ में पढ़ते चलेंगे तो आसानी रहेगी, ठीक है। इसकी परियोजनाएं पढ़ते हैं। हाँ, ये देखिए नदियों के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। नदियों के बारे में पढ़ने के बाद भारत की बहुउद्देशीय परियोजनाएं भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका बहुउद्देशीय परियोजनाएं जब पढ़ेंगे आप तो उनसे आपको बहुत सारे जो है उद्देश्य, ठीक है, बहुउद्देशीय का मतलब ये बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति करती हैं ये परियोजनाएं। परियोजनाओं का मतलब ये होता है कि नदियों में डैम बना करके पानी को रोक करके उससे बहुत सारी चीज़ों को प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है, बहुत सारी मानवीय आवश्यकताओं को प्राप्त किया जा सकता है। तो इस वजह से नदियों पर डैम बनाया जाता है, ठीक है, और उसी डैम को ही बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहते हैं। जैसे बहुउद्देशीय का मतलब आप ऐसे कह सकते हैं कि सिंचाई के लिए आप जैसे मान लीजिए बांध बना दिए तो आप पानी को रोक करके एक बहुत बड़े पानी का भाग रोक करके आप किसी भी क्षेत्र में ले जाकर वो पानी छोड़ सकते हैं, तो सिंचाई के लिए ये पानी लाया जा सकता है उपयोग में। दूसरा आपका जल विद्युत उत्पादन करने के लिए, विद्युत उत्पादन करने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। तीसरा आपका ये हो सकता है कि इससे पेयजल की आपूर्ति की जा सकती है। चौथा आपको ये हो सकता है कि इससे बाढ़ नियंत्रण भी, जैसे मान लीजिए आप डैम बना दिए, आगे देखिए जो आपने पहले ही डैम बना दिया है, ऐसे क्षेत्र में डैम बना दिया है जहां पर कोई जनसंख्या निवास नहीं करती है, उसके आगे जो है नदी अपने हिसाब, आप जिस हिसाब से डैम खोलेंगे उसी हिसाब से नदी का प्रवाह होगा, ठीक है। तो वहां पे जिस क्षेत्र में जनसंख्या निवास करती है तो वहां पर वो ज्यादा बड़ी जलराशि लेकर नदी नहीं आ सकती, आपके हिसाब से आएगी। तो बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। इस वजह से इस बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति करने के कारण हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन परियोजनाओं को, इतने सारे उद्देश्य पूरा करने के लिए इन परियोजनाओं को नाम दिया। उसका नाम है कि उसका नाम उन्होंने दिया, यह जो है आधुनिक भारत का मंदिर है। आधुनिक भारत का मंदिर, इससे बहुत सारे उद्देश्य पूरे होते हैं। इस वजह से उन्होंने आधुनिक भारत का मंदिर, इन सभी बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर भी कहा था। किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। तो इन सब परियोजनाओं को पढ़ते हैं और आप देखे होंगे कि अभी हम लोग सारी की सारी 5 नदियां पढ़े हैं, पंच जो है आपका सिंधु नदी तंत्र पूरा पढ़े हैं। सिंधु नदी तंत्र के अंतर्गत जितनी भी परियोजनाएं आती हैं वो सारी पढ़ लेंगे, और प्रत्येक तंत्र के अंतर्गत जितनी भी परियोजनाएं आएंगे सबको एक एक करके ही पढ़ेंगे, क्योंकि आगे चल के इकट्ठा पढ़ने में बड़ा कंफ्यूजन होता है, ठीक है। तो सिंधु नदी तंत्र के अंतर्गत 2 परियोजनाएं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। पहला आ जाता है भाखड़ा नांगल परियोजना और दूसरा आ जाता है इंदिरा गांधी परियोजना, ठीक है। भाखड़ा नांगल परियोजना आपकी भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है और इससे बहुत सारे उद्देश्य पूरे किए जाते हैं। और इसमें दो डैम बनाए गए हैं, 2 जगह डैम बनाए गए हैं, भाखड़ा और नांगल। भाखड़ा आपका कहां पड़ जाता है? हिमाचल प्रदेश में, और नांगल आपका कहां पड़ जाता है? ये आपका पंजाब में। तो इसमें 2 जगह डैम बनाए गए हैं, ठीक है। भाखड़ा का उद्देश्य क्या था बनाने के लिए? उसका उद्देश्य था जल विद्युत उत्पादन के लिए,
और नांगल का उद्देश्य था सिंचाई व्यवस्था बनाने के लिए, यानी सिंचाई के लिए जल की आपूर्ति करना, वो नांगल की परियोजना थी। ठीक है, इसमें ऐसा भी बताया जाता है कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध है। तो आप लोग हमको ये बताएंगे कि विश्व का पहला गुरुत्वीय बांध कौन सा है। ठीक है, इससे लाभान्वित, अब देखिए यहाँ पे जब आप डैम बना देंगे, जब कोई भी आप पानी रोक देंगे तो पानी रोकने के फलस्वरूप उसके बहुत दूर दूर तक जहां जहां पे जगह खाली होगी वहां तक वो पानी जाके भर जाएगा, और उस पानी को जहां वो भर जाएगा, जहां पे एक जलागार का निर्माण होगा, उसे हम बोलते हैं झील। और इस प्रकार की झील जो होती हैं वो कृत्रिम झील होती हैं, यानी मानव द्वारा निर्मित झील, क्योंकि डैम किसने बनाया? आदमी ने, मनुष्य ने बनाया, और मनुष्य ने उन झीलों का भी निर्माण कर देता है। तो इस प्रकार कृत्रिम झील के बारे में पूछा जाएगा तो आपकी यहाँ पे एक गोविंद सागर झील भी है। देखिए गोविंद सागर झील है आपका इन भाखड़ा नांगल परियोजना के पीछे, ये जहां परियोजना बनेगी उसके पीछे झील का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो उसे गोविंद सागर झील कहते हैं। ठीक है, इससे लाभ कौन कौन से राज्य को मिलता है? पहला राज्य आपका कौन सा मिल जाएगा? पंजाब और हिमाचल प्रदेश तो हो ही जाएंगे, क्योंकि दोनों में तो ये है ही। उसके जिस बीचों बीच में आ जाता है हरियाणा और आपका राजस्थान बाद में। इससे 4 राज्यों को बहुत सारे लाभ मिलते हैं। ठीक है, 4 राज्यों से लाभान्वित होते हैं, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान। पंजाब और हिमाचल प्रदेश से आपको याद रहेगा, हा से ये है तो हा से हरियाणा भी है, क्योंकि पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बीच में हरियाणा है और इसके बाद में एक राजस्थान भी है। ठीक है, तो ये आपका भाखड़ा नांगल परियोजना हो गया। इसके बाद में दूसरी सबसे बड़ी परियोजना इंदिरा गांधी परियोजना, या यूं कह सकते हैं ये एक ऐसी परियोजना रही है, ये बहुत ही अच्छी परियोजना रही है। ऐसा कह सकते हैं कि भारत में सबसे बड़ी जो है कृषि के लिए, कृषि को सबसे बड़ी लाभ पहुंचाने वाली ये इंदिरा गांधी परियोजना रही है, क्योंकि यही एक ऐसी परियोजना है जो राजस्थान के सूखा प्रभावित क्षेत्रों में जा करके, क्योंकि वहां पे जमीन तो बहुत ज्यादा है लेकिन जमीन में क्या है, नमी नहीं है, पानी नहीं है। ठीक है, पानी न होने की वजह से वहां पे वो सूखा प्रभावित क्षेत्र रहता है, तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ी जो है परियोजना के रूप में सम्मिलित हुई है। ठीक है, बहुत बड़ी कारगर साबित हुई है उनके लिए ये परियोजनाएं। ठीक, इंदिरा गांधी परियोजना ब्यास और सतलज का संगम, जहां पे ब्यास और सतलज संगम करते हैं तो वहां पे जब सीधी सी बात है, जब ब्यास नदी और सतलज नदी आके जहां पर मिलेंगे, ये ब्यास हो गई और ये सतलज हो गई, और यहाँ पे जहां मिलेंगे यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बड़ी जलराशि का निर्माण होगा, और वही बड़ी जलराशि को मोड़ दिया गया आपका यहाँ पे। ये देखिए, ये है आपका ब्यास और सतलज का संगम, जिसे कहाँ पे है, ये पंजाब के कपूरथला में, और इसको ऐसे करके पूरा ऐसे करके यहां तक पूरा लाया गया है। यानी कहां तक? ये आपका स्थान कहलाता है जैसलमेर। ठीक है, जैसलमेर, जैसलमेर तक ये पूरी नहर आती है। लगभग 5 से 6 जिलों को ये पूर्णतः सिंचित करती है। ठीक है, 6 जिले राजस्थान के जैसलमेर तक आते हैं, 6 जिले राजस्थान के सिंचित होते हैं। ठीक है, और इसमें अगर जल की थोड़ी बहुत कमी भी होती है तो इसमें फिर क्या होता है, इसमें फिर रावी और ब्यास में डैम बनाकर इसमें इसका जल उपयोग किया जाता है। ठीक है, रावी और ब्यास का डैम बना के जल का उपयोग किया जाता है, और रावी और ब्यास का जल कहां डैम बनता है? पोंग नामक जगह पे। तो यहां से क्वेश्चन और बन गया कि पोंग परियोजना, ठीक है, पोंग परियोजना कहां पे है? तो आप क्या बताएंगे? रावी नदी पे। ठीक है, तो इस प्रकार ये जल आपूर्ति के लिए परियोजना का निर्माण किया गया। अगर उसमें कभी जल की कमी हो जाती है। गंगानगर कहाँ है? राजस्थान में। गंगानगर हरित क्रांति का क्षेत्र, हरित क्रांति के जनक कौन थे? हरित क्रांति कब आई भारत में, ये आपको कमेंट में बताना है। 2 क्वेश्चन हो चुके, एक भारत का विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध, तो पहला कौन सा होगा ये हमने पूछा। दूसरा हमने ये पूछा कि भारत हरित क्रांति के जनक कौन है और ये भारत में कब आई। ठीक है, तो ये आप 2 क्वेश्चन के हमको आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, इसके बाद में छोटे छोटे परियोजनाएं और हैं, उनको भी हम एक साथ देख लेते हैं। अब हम नदियों के आधार पे देख लेते हैं। ठीक है, नदियों के आधार पे परियोजनाएं देख लेंगे। देखिए उसके आगे ये है, अब उसके आगे एक एक करके जो है, जो छोटी छोटी परियोजनाएं हैं उनको देख लेते हैं, क्योंकि हो सकता है कभी पूछ ले
कि झेलम में कितनी परियोजनाएं हैं? झेलम नदी में 2 परियोजनाएं हैं। कौन कौन सी? एक उरी परियोजना है, एक आपकी तुलबुल परियोजना है। उरी परियोजना आपका बारामूला जिले के पास है। बारामूला जिले यहाँ पे पड़ता है, यहाँ इधर बारामूला जिला, ठीक है। उरी परियोजना यहीं पड़ जाएगी। तुलबुल परियोजना उलर झील के पास है, उलर झील से ही निकली है। उलर झील में डैम बनाकर यह परियोजना का निर्माण हुआ है, क्योंकि आप देखे होंगे झेलम नदी उलर झील से ही होकर बहती है। तो इस प्रकार उलर झील में बनाकर इस जो है झेलम नदी के उलर झील में बांध बनाकर इस परियोजना का निर्माण किया गया है। चिनाब में कितनी परियोजना है? चिनाब नदी में 3 परियोजना है, सलाल, बगलिहार और दुलहस्ती परियोजना। सलाल, बगलिहार और दुलहस्ती परियोजना, ये सारी परियोजना आपकी जम्मू एंड कश्मीर राज्य में स्थित है, ठीक है। रावी परियोजना, रावी में आपकी कौन कौन सी हैं? चमेरा, थीन कहाँ? चमेरा आपकी परियोजना हिमाचल प्रदेश में है। थीन परियोजना आपका पंजाब पठानकोट के पास है, ठीक है। ब्यास में एक पोंग परियोजना है, वही पोंग जहां पे ब्यास जलापूर्ति के लिए वहां पे इंदिरा गांधी नहर के पास परियोजना बनाई गई थी। कौन सी? ब्यास और रावी को, जहां पे ब्यास और रावी में दो जो है परियोजना जो बनाई गई थी उसे हम पोंग परियोजना के नाम से जानते हैं। और कहाँ बनी है? ब्यास नदी में। और ब्यास नदी पोंग परियोजना है कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। और उससे एक राणा प्रताप सागर झील का निर्माण हुआ है, ठीक है। उसके पीछे जो है जितना भी जो एक जलाशय होगा, जलागार होगा, उसको राणा प्रताप सागर झील का नाम दिया गया है। और ये झील आपकी कह सकते हैं कि कृत्रिम झील है, मानव निर्मित झील है। इसके बाद सतलज में अभी हम लोगों ने पढ़ा, ये नहीं पढ़ा था, छोटा था, नाथपा झाकरी भी है सतलज में परियोजना। नाथपा झाकरी, इंदिरा गांधी और भाखड़ा नागल, ये हम दोनों ने पढ़ लिया था। नाथपा झाकरी याद रखेंगे। तो ये परियोजना, इसी के साथ साथ पूरा झेलम, ये आपका सिंधु नदी तंत्र के अंतर्गत ये कुछ परियोजनाएं हैं। इन परियोजनाओं से हो सकता है कहीं क्वेश्चन पूछ ले, तो इन परियोजनाओं को याद रखेंगे। इसके बाद में गंगा नदी तंत्र स्टार्ट करेंगे। गंगा नदी तंत्र के अंतर्गत ऐसी ही परियोजनाएं पढ़ेंगे, ठीक है।